मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, और आप अगर तकरीर करते तो ये एक एक करके निकल जाते, और शायद जब मेरी बारी आ जाती तो यहाँ खाली कुर्सी के अलावा शायद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं होता। इसलिए आप सब साथियों को ये यकीन दिलाते हुए कि सर्दियों में जब मौसम बेहतर होगा उस वक्त दोबारा सलाते साहब और इनके साथियों से हम प्रोग्राम यहाँ रखवा लेंगे, खुली तकरीरें करना। आज बड़े अरसे के बाद पूरा सलातिया आया। उस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी तब्दीलियां आई। कुछ लोग जो हमारे साथ स्टेज पे होते थे वो नहीं है, कुछ लोग जो नारे देते थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वफादारी के वादे करते थे, वो आज आपके सामने नहीं है। अब चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदलाव आया, जम्मू कश्मीर में बदलाव आया। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूं बेहतरी आई है, वहां अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में जिस बेहतरी का हमें वादा दिया गया था, जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हुई थी, जो नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, यहाँ की माओं के साथ, बहनों के साथ वादे किए गए थे, वो वहीं के वहीं रह गए और आज हम यहाँ पे हैं। इत्तेफाक से पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरा पहला जलसा है। उन इलेक्शनों में कुछ नतीजे हमारे हक में गए, कुछ में हम रह गए, लेकिन कम से कम उन इलेक्शनों में हमें अपनी ताकतों का और अपनी कमजोरियों का एहसास दिलवाया। और शायद ये एहसास भी जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर यहाँ के हुक्मरानों को मिल गया है कि इस असेंबली इलेक्शन के बाद अगर किसी एक पार्टी की कामयाबी होगी, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। सबसे ज्यादा वोट हमारे, सबसे ज्यादा सीटें हमारी, इस बात के बावजूद कि हमने जम्मू से कैंडिडेट उठाया नहीं, उधमपुर से कैंडिडेट उठाया नहीं, बारामूला की सीट में एक अजीब सी हवा चली, वहां पे भी हमारे उम्मीदवार असेंबली लेवल पे कुछ खास दिखा नहीं सके। लेकिन इन सब चीजों को अगर हम देखें तो उसके बावजूद भी ये हम दावे से कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ऊपर वाले ने चाहा तो सितंबर अक्टूबर में जब इंतखाबात मुकम्मल होंगे तो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी। बोलेगा तो मेरी जो बातें हैं वो रह जाती हैं। और मेरे साथी महेंद्र सिंह जी यहां माइक पकड़ के काम गिनना शुरू कर गए, ये किया, ये किया, ये किया। या मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज निभाया। आपने मुझे एमएलए दिया, मैंने उस एमएलए को मिनिस्टर बनाया, और मिनिस्टर बनाने के बाद मैंने इलाके में काम करा के आपके वोटों का जो हमारे ऊपर एहसान था वो एहसान हमने चुकाया। अब इस बार भी आने वाले इलेक्शनों में अगर आप हमें एमएलए दे देते हो तो हम दोबारा उस एमएलए को मिनिस्टर बना के जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को हम पूरा करना जो है शुरू कर लेंगे, क्योंकि करना बहुत कुछ है। मुझे अफसोस होता है जब मैं यहाँ के हालात देखता हूँ जम्मू कश्मीर के, जब मैं विजयपुर पूरा सलाखा के हालात देखता हूँ, जब मैं यहाँ के नौजवानों के चेहरों पर मायूसी देखता हूँ,
ये वो पवित्र धरती है जिसने इस मुल्क के फौज के लिए घर घर से नौजवान जो है पेश किए। इस मुल्क में इस तिरंगे झंडे को बुलंद रखने के लिए खून की कुर्बानियां दी। जो फौज में ना जा सका उन्होंने तालीम हासिल की, नौकरियां लगी, काम किया और जम्मू कश्मीर और इस मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बढ़ाया। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि उन कुर्बानियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। मैं तो अपनी जगह सोच रहा था कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद दिल्ली में जो हमारे लीडर हैं वो थोड़ा समझ जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 400 पार की बात की थी, जिन्होंने 370 की बात की, जब उनकी गाड़ी 240 पे रुक गई तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि पिछले 5-10 साल से जो हालात मुल्क में है लोग उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन जो 400 गिन रहे थे, जो 370 गिन रहे थे, उनको आज मजबूरन कहीं बिहार में किसी की मदद की जरूरत है, कहीं आंध्र प्रदेश से किसी की मदद की जरूरत है, कहीं महाराष्ट्र से किसी की मदद की जरूरत है, कहीं किसी और रियासत से मदद की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोग आज अपने हालात से बेबस हैं, नाराज हैं, उनको बदलाव चाहिए था। अगर हम यहां बुरा सलाखा की बात करें, अगर हम उन घरों की बात करें जो अपने नौजवान बच्चों को फौज में भर्ती होने के लिए तैयार करते थे, आज वो भी अग्निवीर स्कीम के नाम से परेशान हैं। कहते हैं कि इस स्कीम ने हमारा बेड़ा गर्क किया। तो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को फौज के हवाले करेंगे, लेकिन 25 साल की उम्र पर जब उनको फौज से जो है बेदखल किया जाएगा, उसके बाद वो जाएंगे कहां? उन घरों में आज रिश्ते नहीं मिलते। ये हाल है। और आप देखें पूरा बेल्ट, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तराखंड का हो, जहां जहां नौजवान फौज की तरफ जाते थे, जहां सबसे ज्यादा फौज में दाखिल होने का काम होता था, वहां सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। नहीं तो यहां की हम बात करें, जहां पिछला इलेक्शन आपके मेंबर पार्लियामेंट ने तो 3-3.5 लाख वोट के मार्जिन से जीता, आखिरकार इस बार 1-1.5 लाख पे ही इनका फैसला हुआ। अरे ना, ये 2-2.5 लाख वोट गए कहां? कहीं सोचा आपने कि इन बेल्ट्स पे जहां आप आंख बंद करके सोचते थे कि ये वोट हमारा है, वो वोट आपको आया क्यों नहीं? कहीं आपने लोगों के साथ धोखा तो नहीं किया? 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो हमें याद है। 5 साल होने जा रहे हैं। उस वक्त यहां के नौजवानों को कहा गया था कि इनके रोजगार में अगर रुकावट है तो ये हल का झंडा है, अगर ये हल का झंडा हट जाएगा इनके रोजगार के दरवाजे खुल जाएंगे। आज 5 साल के बाद हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि खुदाया हमें बताए ना, कहां गए इनके रोजगार? मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो जम्मू कश्मीर में है। आज आप बड़े शान से हमें ये प्रोजेक्ट दिखाते हो, फ्लाईओवर के खंभे लग रहे हैं जम्मू से लेके विजयपुर तक, लेकिन कोई जरा मुझे दिखाए ना एक ठेकेदार यहां का जिसको इस प्रोजेक्ट में काम मिला हो, एक इंजीनियर यहां का जिसको इस प्रोजेक्ट में काम मिला हो। मलबा भी बाहर के लोग आके उठाते होंगे,
यहां के लोगों को वो भी नसीब नहीं होगा। सरकारी दफ्तरों में हमारा अपना कोई नजर नहीं आता। अफसर आते हैं, बाहर से आते हैं, चले जाते हैं, हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं, हमारी ज्योग्राफिया जानने वाला कोई नहीं। सही फरमाया मेरे साथी ने। हमने डेली वेजरों के लिए बनाया, उनके रेगुलराइजेशन का प्रोग्राम तैयार किया था। पहले तो हमें वक्त लगा नंबर तय करने पे कि हैं कितने, क्योंकि इसमें भी हम चाहते नहीं थे कि कहीं घपला हो, कहीं ऐसा ना हो कि जिसका असली इस पे हक है वो रह जाए और कोई फ्रॉड करके निकल आए। तो कमिटी बिठा के हमने पहले तय किया कि हैं कितने, उसके बाद उनको रेगुलराइज करने का हमने स्कीम तैयार किया। बदकिस्मती से ऊपर वाले को उस वक्त मंजूर नहीं था। ऐसी बारिश आई, आपको याद है 2014 में क्या सैलाब आया। हम उस सैलाब में ही रह गए और जो काम हमने रखे थे, चाहे उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का उद्घाटन करना, डेली वेजरों का रेगुलराइजेशन, बाकी कई सारी स्कीमें, वो सब रह गई। लेकिन मैं आज अपने साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं, मंशूर में, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र जरूर होगा और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी इनके रेगुलराइजेशन का काम हम जल्द से जल्द उठाएंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आज आप पे वोट का दावा करेंगे, जो यहां मजहब के बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, इलाके की बुनियाद पर यहां लड़वाने की कोशिश करेंगे, झूठ और धोखा देके यहां आपसे वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे, उनसे मैं पूछता हूं, चले हमें तो गए हुए 10 साल हो गए। मैंने जनवरी 2015 में हुकूमत छोड़ी, अब तो जुलाई 2024 है। आप जरा बताएं ना, इन 10 सालों में यहां के लोगों को बेहतरी क्या मिली? जगह जगह मीटर लगे, बिजली कहीं नहीं, लेकिन मीटर आपके घर में लगे और मीटर में ऐसे तूफान पे हर महीने पे नया मीटर। पहले कहा मीटर लगाओ 24 घंटे बिजली मिलेगी, आप लोगों ने कहा चलो लगाओ मीटर। फिर कहा डिजिटल मीटर लगाओ, इससे और फर्क आएगा। उस मीटर से तो कुछ खास फर्क आया नहीं, आपने कहा चलो ना डिजिटल ही सही, लाए वो दूसरे किस्म के मीटर। हफ्ता नहीं हुआ ये लोग आए, पहले डिजिटल इतना नहीं है, आप स्मार्ट मीटर लाओ। और स्मार्ट मीटर भी ऐसा गजब का, मोबाइल फोन की तरह, पहले इसमें पैसा भरो, फिर चाहे बिजली हो ना हो उसमें से आहिस्ता 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 पैसा निकलना शुरू हो जाता है। जहां हमारे वक्त में बिजली का बिल 350, 400, 450 रुपए, उसमें भी जब हम 10 रुपए चलाते थे यहां बवाल मचता था। आज कम से कम महीने में बिजली का बिल 1650 रुपए, 3,000 है। गैस के सिलेंडर की हालत आप सबको मालूम है। बड़े जोर और शोर से यहां वो चूल्हे बांधते गए, कहा अब आपको घर में लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये चूल्हा आपको मुफ्त, चूल्हा तो आपको दिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि इसके साथ सिलेंडर आपको खरीदना पड़ेगा और हर महीने सिलेंडर की हम कीमत बढ़ाते रहेंगे। नतीजा यह निकला कि ज्यादातर लोगों ने उस चूल्हे के ऊपर कपड़ा चढ़ाया, अब उस चूल्हे की वो आरती उतारते हैं क्योंकि उसका और कोई काम नहीं है, जलाने के लिए काबिल है नहीं, इतना पैसा उनके पास है नहीं कि वो जला सके, उसको रखा हुआ सजावट के तौर पर। आज पानी के मीटर, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता,
वाटर सप्लाई की स्कीम चलती नहीं, लेकिन पानी का मीटर अब आपके घरों के लिए लगाना शुरू कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, पूरा कचरा उठाएंगे नहीं, सड़क पे काम होगा नहीं, आपके गली कोचे जो है वो साफ होंगे नहीं, लेकिन गांव गांव में अब ये कहते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का काम करेंगे। नौकरियां कहीं नहीं, महंगाई आसमान में, हर चीज पे आज कीमतें जो है वो आसमान पर छू रहे हैं। ठेके बाहर वालों को, रोजगार बाहर वालों को, बैंक का लोन बाहर वालों को, लेकिन जब टैक्स चलाना पड़ता है तो आप पे, जब कीमतें चलानी पड़ती हैं तो आप पे, जब मीटर लगाना पड़ता है तो आपका, जब पानी पे कीमत बढ़ानी होती है तो आपका। तो इंसाफ का चलिए, आप तरक्की दे नहीं सके, कम से कम हमारी हिफाजत तो करते। मैं दावे से कहता हूं वो इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से पूरा साफ किया हुआ था अपने दौर में, आज उनकी हालत देखिए, देखिए कहां कहां हमले हो रहे। हमारे बहादुर सिपाहियों से उनकी जानों की कुर्बानियां ली जा रही है और ये लोग कस से मस नहीं। आखिरकार क्या लापरवाही हुई? कठुआ से लेके रियासी, रजौरी से लेके डोडा, शायद ही कोई दिन जहां पे हमें फौज के ऊपर हमले की खबर नहीं आती। और फिर कुछ लोग कहते हो हालात बिगड़ रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब क्या हो गया आपको? इतनी कमजोरी आ गई है क्या? इतने हालात बिगड़ गए? हमने 96 में इलेक्शन कराए, इतना तो हमें मान के चलना होगा कि आज और 96 में हालात का तो जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग इन हमले के बाद कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, क्या उनका यह कहना है कि हम बंदूक वालों के सामने झुके, हार माने? क्या हम अपने बहादुर सैनिक के जो अफसर और जवान हैं उनकी कुर्बानियों को पूरी तरह नजरअंदाज करें? अपने दुश्मनों को कहे कि आप हमला करो, हम आपके सामने ले जाते हैं। हमें हिम्मत से इन ताकतों का मुकाबला करना होगा, लेकिन इन लोगों से नहीं होगा। इन लोगों ने साबित किया है 5 साल 2019 के बाद आज जम्मू के आप हालात देख रहे हो। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मिलिटेंसी का आज खतरा नहीं है। याद करिए हमने किन हालात में जम्मू इनके हवाले किया था और आज जम्मू के क्या हालात हैं। इन सब चीजों का आपको जवाब देने का मौका मिलेगा इनको मुलायम तरीके से, सिर्फ और सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करके। जब आप बटन दबा के अपना फैसला सुनाओगे। अब यहां हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनको लगता था कि उनके बिना हमारी तंजीम ही नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि आज का ये प्रोग्राम ना हो, बड़ी कोशिश। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे कुछ साथी भी उनकी टांगें कमजोर हो जाती हैं, स्टेज में आके बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोग्राम हो। समझ में नहीं आया क्यों? अब मैं यहां उनके नाम नहीं लूंगा, मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप कौन कौन हो जिन्होंने फारूक साहब को फोन करने की धमकी दी, जिन्होंने कहा हम प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे, फारूक साहब से इसको कैंसिल करवाएंगे। अरे यार, आप साथी हो, मैं बेटा हूं।
जाओ लगाओ फारूक साहब के साथ कितना जोर आपने लगाना देखते हैं मेरे जोर में जरूरी था यहाँ पे प्रोग्राम करना, क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि हमारी तंजीम में सब लोग खुदगर्ज नहीं है। बेशक कुछ लोग अपनी दुकानों को बचाने गए, कुछ लोग अपने होटलों को खुलवाने गए, कुछ लोग अपने नासाज जो जमीन के कब्जे को बचाने गए, और कुछ लोगों ने डिलिमिटेशन में अपने नक्शे बचाने की कोशिश में यहां से चले गए जाओ, लेकिन ये कभी नहीं सोचना कि आपके जाने का मतलब ये हुआ कि हमारी तंजीम नहीं रही। आज आपने पूरी हुकूमत का जोर लगाया, आज आपने हमारी गाड़ियां रुकवाई, जगह जगह लोगों की तलाशियां करवाई, यहां तक कि कल शाम को 5 बजे तक आपने इस प्रोग्राम की इजाजत भी नहीं दी हमें। लेकिन उसके बावजूद इस गर्मी में यहां लोग बैठे हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी एक की जागीर नहीं है, ये लोगों की तंजीम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की तंजीम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिपाहियों की तंजीम है। और जब तक ऐसे सिपाही नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को कोई यहां से मिटा नहीं सकता। तो इस यकीन के साथ कि इलेक्शन से पहले दोबारा आपसे मुलाकात का मौका जरूर मिलेगा, मैं अपने तरफ से, लेकिन बिलखसूस अपने तंजीम के सदर की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इस गर्मी में आप लोग बैठे, बाल्टी भर भर के आप लोगों ने पसीना बहाया, लेकिन ये मैं आपको वादा करता हूं कि एक एक कतरा पसीने का हम अपने काम से हिसाब आपको करके दे देंगे। इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हमें दोबारा मुलाकात का मौका हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।